हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम आप सभी लोगों का अपने इस लर्निंग सेशन में, जहां पर हम लोग बातें करते हैं एग्जाम ओरिएंटेड। आज की बात करें तो आज 23 मई है, 23 मई है। अपना एज ऑलवेज सेशन डिस्कस कर रहे हैं हम, जिसका नाम है करंट अफेयर्स कैप्सूल का सेशन, जहां पर हम लोग बातें करते हैं उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में या उन इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में जो हमारे अपकमिंग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और हमारे लिए अच्छे मार्क्स लाने में हमारी हेल्प कर सकते हैं। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, बट स्टार्ट करने से पहले एज ऑलवेज मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, आप इस रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दें और इसको शेयर कर दें मैक्सिमम, ताकि मैक्सिमम कैंडिडेट एस्पिरेंट हमसे इस प्लेटफॉर्म पर हमसे जुड़ें और इस क्लास की फैसिलिटीज़ को अवेल करें। यहाँ पर हम लोग डायनेमिक जीए मतलब करंट अफेयर डिस्कस करते हैं, उसके साथ साथ उसका स्टडी फैक्ट भी डिस्कस करते हैं। आप देख सकते हैं डिटेल में, ठीक है। आगे हम बात करें, ये मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आप हमसे ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि मैं डेली जो भी डिस्कस करता हूँ उसका पीडीएफ यहाँ पे मैं शेयर कर देता हूँ। तो पीडीएफ की फैसिलिटीज़ को अवेल करने के लिए आप हमसे यहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। आगे बात करें, प्रीवियस सेशन में मैंने जो क्वेश्चन पूछा था, भारतीय नौसेना में 15 मई को कौन सा युद्धपोत शामिल किया गया, तो इसका आंसर कितने लोगों ने दिया है देखें यहाँ पे हम। तो सचिन पांडे जी ने एज ऑलवेज की तरह, अगर बात करें हमेशा की तरह, डिटेल में आंसर दिया है। इसे 15 मई 2020 को पोर्ट ब्लेयर में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है, ठीक है, इन्होंने मेंशन किया है। बात करें जावेद अली सर ने आंसर दिया है। अगर बात करें अलीजा मैडम ने आंसर दिया है। आदर्श सर थैंक यू। अगर बात करें प्रज्ञा पांडे मैडम ने आंसर दिया है और अमिता सगेल मैडम ने आंसर दिया है। तो एज ऑलवेज यानी हमेशा की तरह इन कैंडिडेट ने आंसर दिया है, ये पार्टिसिपेट करते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का कि आप लोग जो है पढ़ाई करते हो इस प्लेटफॉर्म पर और चीज़ों को आप जो है मेंशन करते हो। तो मैं कहता हूँ लास्ट तक आप सेशन जरूर देखा करो और मैं यहाँ पे जो भी चीज़ें डिस्कस करता हूँ डिटेल में डिस्कस करता हूँ, आप इसको देख सकते हो। कोई डाउट अगर आपको हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बात करें तो आज का पहला न्यूज़ निकल के आ रहा है, आरबीआई ने रेपो रेट घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया है, कितना परसेंट कर दिया है। हम बात करें रेपो रेट। अब देखो जो बैंकिंग वाले नहीं है, मैं अच्छे जानता हूं, इसमें कोई कहने की कोई बात नहीं है। जो बैंकिंग से बिलोंग नहीं करते हैं उनको रेपो रेट नहीं पता होगा, रेपो रेट क्या होता है। मैं मानता हूं इस चीज़ को, तो बिल्कुल परेशान मत हो, मैं इसको अच्छे से डिस्कस कर दूंगा। बट मैंने कई बार अपने क्लासेस में, अपने वीडियोस में बताया है रेपो रेट के बारे में, लेकिन आप जान लीजिए रेपो रेट क्या होता है। देखो क्वेश्चन है आरबीआई ने रेपो रेट घटाकर कितना परसेंट कर दिया है, तो आप जान लो पहले रेपो रेट। रेपो रेट जो होता है सर, किस चिड़िया का नाम है रेपो रेट? ये मॉनेटरी पॉलिसी आपने सुना होगा, मौद्रिक नीति, उसमें डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट होता है और इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट होता है। तो डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें उसमें सीआरआर एसएलआर आता है और इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स में आपका बैंक रेट, रेपो रेट, जो है आपका एमएसएफ, ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशन एंड एमएसएस मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम वगैरह आता है। तो उसी में आपका रेपो रेट भी आता है, रिवर्स रेपो रेट भी आता है। किसमें? इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स में। आप ध्यान से समझना इस चीज को। तो अब रेपो रेट क्या होता है? रीपर्चेज ऑप्शन रेट होता है। अब कितना कर दिया, पहले क्वेश्चन ये, इसको बनाता कौन है? आरबीआई बनाता है। कौन बनाता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाता है। मैं आपको बता रहा हूं, जितने लोग मेरा लेक्चर सुन रहे हो, आप वेट करो, आज शाम तक नहीं तो कल तक आपको मॉनेटरी पॉलिसी का डिटेल में लेक्चर मिल जाएगा। तो आपको बिल्कुल पूरा समझ में आ जाएगा कि रेपो रेट क्या होता है, बैंक रेट क्या होता है, सब कुछ क्या होता है, मैं आपको पूरा बता दूंगा, ठीक है। बस आप इस प्लेटफॉर्म पर विजिट करते रहो। तो आंसर है आपका 4% हो गया है। कितना हो गया है? 4% हो गया। अब क्वेश्चन बनता है पहले कितना था, तो पहले था 4.40%। कितना था? 4.40% पहले था। अच्छा मैं बता दूं क्या होगा इससे। ये होता है रेपो रेट, वह रेट होता है, वह दर होता है जिस पर कोई भी कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेता है और उसके बदले में जो ब्याज देना पड़ता है, तो जिस दर से वो ब्याज देता है वो रेपो रेट कहलाता है। बट क्वेश्चन ये बनता है सर शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए? तो बिल्कुल ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। 90 दिन से कम समय के लिए आपका होता है रेपो रेट, और 90 दिन से अधिक समय के लिए अगर बैंक लोन लेगा अगर आरबीआई से, तो कहलाएगा बैंक रेट, ठीक है। देखो दो चीजें यहाँ पे हैं, बैंक रेट एंड रेपो रेट। तो बैंक रेट वह दर होता है जिस पर कोई भी कमर्शियल बैंक आरबीआई से 90 दिन से अधिक समय के लिए लोन लेती है, लॉन्ग टर्म के लिए। और रेपो रेट वह रेट होता है जिस पर कोई भी कमर्शियल बैंक, वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से 90 दिन से कम समय के लिए लोन लेती है और उसके बदले में वो कमर्शियल बैंक यानी वाणिज्यिक बैंक जिस दर से ब्याज देती है बैंक को, वो कहलाता है, आरबीआई को कहलाता है रेपो रेट। तो सीधी सी बात है, आप समझो, जब रेपो रेट के तहत क्या होगा, कमर्शियल बैंक लोन लेगा तो उसको सस्ता मिलेगा, तो बट ऑब्वियस है कस्टमर को भी बैंक सस्ता लोन देगा। अगर आरबीआई से महंगा लोन मिलेगा, बट ऑब्वियस है क्या होगा, आरबीआई कमर्शियल बैंक कस्टमर को यानी ग्राहक को, हमको और आपको महंगा लोन देगा। तो पहले 4.40% था, सोचो कम किया गया, 4% कर दिया गया। अब आप सोचो 4% जो किया गया इसका मतलब क्या है, इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन ये है 4% जो किया गया है, महंगा था तो लोग लोन, बैंक लोन कम लेता था, किससे? आरबीआई से, या महंगे दर पे लेता था। जब महंगे दर पे लेता था तो बट ऑब्वियस है कस्टमर को भी क्या होगा,
कस्टमर को भी महंगे दर पे देगा, तो मार्केट में लिक्विडिटी कम हो जाएगी, मार्केट में लिक्विडिटी नहीं बढ़ेगी। लेकिन अब इसे कम कर दिया गया तो कहीं ना कहीं बैंकों को आरबीआई को ब्याज देगा वो कम देना पड़ेगा, सस्ते दर पे लोन मिलेगा। जब बैंकों को आरबीआई से सस्ते दर पे लोन मिलेगा तो बैंक भी क्या करेंगे, कस्टमर को भी सस्ते दर पे लोन देंगे। और जब कस्टमर को सस्ते दर पे लोन देंगे तो मार्केट में हम आप लोन लेंगे, और हम आप जब लोन लेंगे तो मार्केट में पैसा बढ़ जाएगा। तो मार्केट में लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए जो है बैंक रेट, रेपो रेट और बैंक रेट वगैरह यूज किया जाता है। तो रेपो रेट इसीलिए कम किया गया, ठीक है। अभी लास्ट टाइम भी कट किया गया था और अभी भी कट किया गया। ये कौन स्टेप लेता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेता है। आरबीआई क्या है, हमारे देश का सेंट्रल बैंक है, बैंकों का बैंक जो है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई एक्ट 1934 के तहत हुई थी। इसको पेन डाउन कर लीजिएगा। इसके इसमें गवर्नर कौन है, मिस्टर शक्तिकांत दास जी हैं। तो खैर इसको मैं आपको डिटेल बताऊंगा, परेशान होने की आपको इसकी आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल आंसर हो जाएगा 4% आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आई होप इट्स अ क्रिस्टल क्लियर। रेपो रेट क्या होता है, अगर समझ में आया होगा तो कोई बात नहीं, अगर आगे अच्छी बात, अगर नहीं आया तो परेशान होने की बिल्कुल बात नहीं। मैं आज शाम तक या कल तक मैं आपको इसका क्लास पूरा बोर्ड पे समझा के दे दूंगा, तो परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आगे बात करें, आरबीआई ने लोन की ईएमआई की छूट जिसे बोलते हैं मोरेटोरियम, दूसरी बार कब जो है कितने टाइम तक के लिए बढ़ा दी है। मैंने इसका एक क्लास लिया है, अगर आपको याद हो। आप एक काम करना, मेरे प्लेलिस्ट में जाना और बर्निंग टॉपिक में जाना, उसमें मैंने मोरेटोरियम के बारे में बताया है। मोरेटोरियम क्या होता है आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके अच्छे समझ सकते हैं। मैंने पूरा स्लाइड बना के समझाया मोरेटोरियम के बारे में, ठीक है। या आप सर्च करना मोरेटोरियम बाय धीरेन्द्र सर, तो आ जाएगा अच्छे से यूट्यूब पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 31 अगस्त, यानी पहले मोरेटोरियम बढ़ाया गया था, अब फिर बढ़ा दिया गया है 31 अगस्त कर दिया। कितना कर दिया गया है, 31 अगस्त कर दिया। इसका क्या मतलब क्या होता है, मोरेटोरियम का मतलब ये होता है ग्राहक खुद चाहे तो भुगतान कर सकता है, बैंक दबाव नहीं डालता। मतलब जो ग्राहक लोन लेता है उस पर ग्राहक को पेमेंट करना पड़ता है ब्याज के सहित, ब्याज के साथ में, तो उसको छूट मिला है कुछ टाइम के लिए। अगस्त तक किस्त नहीं भरेंगे तो उसे डिफॉल्ट नहीं माना जाएगा। ऐसे क्या होता है, अगर आप कस्टमर हो, बोरोवर हो, अगर आप लोन लेते हो और आप लोन पे पेमेंट नहीं करते हो तो बैंक आपको 90 डेज बाद क्या कर देता है, एनपीए डिक्लेयर कर देता है। ये कॉन्सेप्ट होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का, एनपीए का, है ना। फिर क्या आप डिफॉल्टर कंसीडर किए जाते हो। बट अगर आप पेमेंट नहीं करोगे 3 महीने तक, फिर एक बार छूट दिया गया था मई तक, अब फिर बढ़ा दिया गया 31 अगस्त तक कर दिया गया। तो 31 अगस्त अगर आप पेमेंट नहीं करोगे तो आप डिफॉल्टर नहीं कहलाओगे। आरबीआई ने दूसरी बार फिर से 3 महीने के लिए मोरेटोरियम अनाउंसमेंट किया है, समझ लेना अच्छे से। गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया है कि लोन की किस्त चुकाने में 3 महीने की छूट मार्च में दी गई थी और मई तक, उसे अगले 3 महीने यानी अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। आपको कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, अच्छे समझ लीजिए आप। आगे बात करें, क्वेश्चन है थर्ड, भारतीय और चीनी आर्मी के बीच लद्दाख के किस लेक में झड़प हुई है। देखो झड़प हुई मतलब कि कह सकते हो मारपीट हुई, इस तरह की चीजें, ठीक है। अब देखो ये आपके सामने बहुत प्यारा सा एक चित्र आपके सामने दिख रहा होगा और पीछे सीनरी दिख रही है, तो 3 इडियट मूवी का सीन है और इसकी जो शूटिंग हुई थी वो वहीं हुई थी, उसी लेक पे हुई थी। इसका आंसर है आपका हो जाएगा पेंगोंग त्सो, पेंगोंग त्सो, यानी जो बी आंसर आपका है पेंगोंग त्सो, ये आपका आंसर सही हो जाएगा। किस लिए, अगर बात करें हम, जहां पर क्या हुआ है, भारतीय सेना और चीनी आर्मी के बीच क्या हुआ है, झड़प हुआ है, ठीक है। तो ये सामने आपको जो दिख रहा है 3 इडियट का सीन दिख रहा है, जिसमें आमिर खान, आर माधवन, सलमान जोशी और करीना कपूर, तो ये शूटिंग जो हुई थी वहीं हुई थी। कहाँ पे, पेंगोंग त्सो जो लेक है, कहाँ पे, लद्दाख की बात की जा रही है, ठीक है। हमारा यूनियन टेरिटरीज जो है आपका यूटी लद्दाख है। लद्दाख के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है कौन है, आर के माथुर जी है, मैंने कई बार इसके बारे में बताया भी है। तो यह वही झील है जिसे आपने 3 इडियट मूवी में देखा एग्जैक्टली। यहाँ इस महीने यहां पर लगातार तनाव चल रहा है, ठीक है। न्यूज एजेंसी के अकॉर्डिंग क्या हुआ है कि पहले 5 मई को झील के किनारे इंडियन और चीनी सोल्जर्स के बीच झड़प हुई थी, पथराव हुआ था, यानी कि न्यूज के अकॉर्डिंग 5 मई को दोनों तरफ के सैनिक को चोट अभी आई थी, घायल भी हुए थे। इसके बाद से पेंगोंग त्सो लेक के अंदर ही जो आपका कंफ्रंटेशन हो रहा, मतलब उनके बीच लड़ाई हो रही, एग्जैक्टली कह सकते हो, तनाव हो रहा है। सोल्जर्स को की बोट आमने सामने आ रही है, जो बोट है नाव आमने सामने वे आ रही है। अगर बात करें बोट के थ्रू कंफ्रंटेशन देखा जा रहा है, मतलब कि उनके बीच जो है क्या झड़प जो लगातार हो रहा है वो देखा जा रहा है, किसके बीच, आर्मी, जो इंडियन आर्मी है और चीनी आर्मी, ठीक है, ये चीज है। तो पेंगोंग त्सो जो है ये लेक, पेंगोंग त्सो जो लेक है कहाँ है, वो लद्दाख में है। इसकी लंबाई कितनी है, 135 किलोमीटर है, 135 किलोमीटर इसकी लंबाई है इस लेक की, इस झील की, पेंगोंग त्सो, ठीक है। और चौड़ाई ज्यादातर हिस्से में 6 किलोमीटर है इसकी एग्जैक्टली। यह समुद्र तल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर है। अगर बात करें हम किसकी, जिस लेक के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो खैर ये चीजें यहाँ पे है और इसका आंसर आपका पेंगोंग त्सो हो जाएगा। ये सामने आपके जो इमेज दिख रहा है इसको आप समझिएगा, 3 इडियट का है और शूटिंग वहीं हुई थी। बड़ा प्यारा सा जगह है आपका लद्दाख में, ठीक है। वैसे भी लद्दाख घूमने की जगह है।
चलिए आगे हम बात करें। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, हमारे सामने है किस देश की सीनेट ने स्टॉक एक्सचेंजों के से विदेशी सरकार के नियंत्रण वाली कंपनियों को डिलिस्ट करने का विधेयक पारित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, अगर हम बात करें यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की बात यहाँ पे की जा रही है, यूएसए। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा यूएसए। अब देखिए क्या है, सीनेट ने 20 मई को कानून को मंजूरी दे दी है कि कहाँ सीनेट, बात करें अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की बात की जा रही है यहाँ पे। विधेयक के प्रावधानों के मुताबिक कंपनियों को यह प्रमाणित करना होगा कि वे किसी विदेशी सरकार के नियंत्रण में नहीं है। इससे अलीबाबा और बैंदू जैसी चाइनीज, मैं आपको बता दूं जो अलीबाबा चाइना की कंपनी है अलीबाबा, और वहीं की बैंदू है, बैंदू आपने नाम सुना होगा। बैंदू के बारे में मैंने कई बार क्लास में जिक्र भी किया है। जो बैंदू है, जैसे गूगल आप यूज करते हो ना, गूगल, तो गूगल एक सर्च इंजन है, कहाँ का, गूगल जो कंपनी है अमेरिका का, वैसे बैंदू चाइना का सर्च इंजन है। बैंदू, चाइना जो है गूगल नहीं यूज करता है, चाइना बैंदू यूज करता है। बैंदू कहाँ का सर्च इंजन है, चाइना का सर्च इंजन है। तो उसकी बात की जा रही है, चाइनीज कंपनियों पर अमेरिकी शेयर बाजारों से डिलिस्ट करने खतरा, नहीं कि अलीबाबा की बात करें हम और बैंदू की बात करें तो उस पर खतरा है किस चीज का, जो है अमेरिका के शेयर मार्केट से डिलिस्ट होने का। डिलिस्ट मतलब बाहर होने का खतरा है। डीलिस्ट एक होता है लिस्टिंग होना मतलब शामिल होना, एक होता है डीलिस्टिंग होना मतलब बाहर होना। ठीक है, तो ये चाइनीज कंपनी है अलीबाबा और बैंदू, अगर हम बात करें। ठीक है, तो इसको अच्छे समझिएगा, किस बात की जा रही है, अलीबाबा और बैंदू, वहां की जो चाइनीज कंपनियां हैं तो उनको डीलिस्ट करने की बात की जा रही है। और किसने बात करी है ये, तो ये बात करी है किसने, ये बात करी यूएसए ने। ठीक है, यूएसए के में पारित हुआ है ऐसा। ठीक है, देखो लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, इसको समझिएगा। बैंदू है, क्या है, वहाँ का सर्च इंजन है, वहाँ कंपनी सर्च इंजन, जैसे गूगल है। ठीक है, हमारे बिंग है वैसे ही। अगला है राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी, इसे बोलते हैं नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, जो क्या करता है, जो खिलाड़ी होते हैं, प्लेयर होते हैं, उनको टेस्ट करता है कि वो डोपिंग करके तो नहीं खेल रहे हैं। ठीक है, किन 2 पावर लिफ्टर्स को निलंबित कर दिया, इसका सही आंसर बी एंड सी दोनों हो जाएगा। नहीं, सविता कुमारी और अंकित सिसोदिया दोनों लोगों को क्या कर दिया गया है, बाहर कर दिया गया। किससे बात करें तो जो पावर लिफ्टर्स गेम है उससे, क्यों वो लोग लगातार फेल रहे हैं अपना टेस्ट जो है प्रूफ करने में। ठीक है, इनकी बात यहाँ पे की जा रही है। आगे हम बात करें, हाँ इसके बारे में कुछ देख सकते हैं। दोनों को डोपिंग रोधी नियमों का उल्लंघन करने के लिए अंतिम रूप से निलंबित कर दिया गया है। दोनों को एंटी डोपिंग जो अनुशासनात्मक पैनल है उसके सामने जो है रखा गया था, पक्ष रखने की बात की गई थी, बट वो दोनों लोग फेल रहे हैं अपना पक्ष रखने में, मतलब वो फेल हो गए हैं, पास नहीं हो पाए हैं। जो डोपिंग टेस्ट होता है, ठीक है, प्लेयर्स का होता है, कौन करता है, नाडा करता है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, तो इनको बाहर कर दिया गया है, सविता कुमारी और अंकित सिसोदिया को। आगे हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय इस्पात संघ यानी इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा दिलीप उम्मेन को चुना गया है। दिलीप उम्मेन जी को चुना गया क्या, अध्यक्ष किसका, जो इंडियन स्टील एसोसिएशन है, इसकी बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, दिक्कत नहीं हो रही होगी समझने में, क्योंकि ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो छोटी सी ये बात का डेटा है आपका। दिलीप उम्मेन जी को चुना गया है इसका अध्यक्ष। ठीक है, आगे बात करें, व्हेन इज इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे सेलिब्रेटेड, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, वर्ल्ड जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे होता है ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो उसका सही आंसर आपका हो जाएगा 22 मई को किया जाता है। अगर हाल ही में जो है 22 मई को क्या किया गया, डाइवर्सिटी डे सेलिब्रेट किया गया है। ठीक है, 22 ऑफ मई। ठीक है, 22 मई। अब ये क्यों मनाया जाता है इसके बारे में जान लीजिए आप। देखिए यार, जो पृथ्वी है ना, इस पे सबको रहने का अधिकार है, केवल मानव को ही नहीं, जितने भी जीव जंतु हैं। बायोडाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जैव विविधता की बात की जा रही है हिंदी में। जैव विविधता मतलब जो हमारा पृथ्वी है ये विविधताओं से है। जैव विविधताएं मतलब कि इसमें सारे जीव जंतु इनको रहने का अधिकार है। ठीक है, जैव विविधता दिवस को प्राकृतिक एवं पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए ही अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। जैव विविधता का तात्पर्य विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, जो मैं बोल रहा हूँ, पेड़ पौधों का अस्तित्व धरती पर एक साथ बनाए रखने से होता है। जैव विविधता में कमी से बाढ़, सूखा, तूफान आदि जैसी प्राकृतिक आपदा आने की खतरा बढ़ जाती है। पारिस्थितिकी यानी इकोसिस्टम जो होता है, संतुलन को बनाए रखने तथा खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने में जैव विविधता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसका मतलब ये है, जो इकोसिस्टम होता है, पारिस्थितिकी तंत्र होता है, उसको बैलेंस करने में किसका इंपॉर्टेंट रोल होता है, जो डाइवर्सिटी होती है, बायोडाइवर्सिटी होती है, जैव विविधता होती है। देखिए सीधी सी बात है, अगर जंगल को आप खत्म कर देंगे तो भाई बारिश नहीं होगी तो प्रॉब्लम किसको होगा, मानो। तो इंसान ने क्या कर दिया, जंगल वनों को काटकर घर बनाना स्टार्ट किया, उसको फिर वनों को काटकर रोड बनाना स्टार्ट किया, है ना, पहाड़ों को तोड़कर जो है बनाना स्टार्ट किया। तो जब प्रकृति से आप खिलवाड़ करोगे, बैलेंस
सीधी बात है कि यहाँ पर रहने के लिए सबका अधिकार है, तो बैलेंस अगर नहीं होगा, नेचर डिस्टर्ब होगा, तो नेचर जब डिस्टर्ब होगा तो प्रॉब्लम हमारे इंसान के लिए होगी। तो इसीलिए ये इसी की अवेयरनेस के लिए हर साल 22 मई को सेलिब्रेट किया जाता है कि सबको इंपॉर्टेंस देना चाहिए आपको, जितने भी जीव जंतुएं हैं, पेड़ पौधे हैं पृथ्वी पर, तो इसी की अवेयरनेस के लिए, जानकारी के लिए ये 22 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। कौन सा डे? जैव विविधता दिवस, यानी कि बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी डे। आगे हम बात करें, चीन ने WHO की स्वास्थ्य सभा में कोरोना से लड़ने के लिए अन्य देशों को कितने बिलियन मदद देने की बात की गई है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार जो है चर्चा में आया हुआ है। 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की बात यहाँ पे की जा रही है, 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर, कई बार चर्चा में चल रहा है ये चीज़। चीन ने ये राशि 2 साल में देने की बात कही है, अप्रॉक्स 15,166 करोड़ रुपए, 15,166 करोड़ रुपए की बात की गई। 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर किससे लड़ने के लिए? WHO की स्वास्थ्य सभा में कोरोना से लड़ने के लिए जो है अन्य देशों को कितने बिलियन मदद देने की बात की गई है? 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर। ठीक है। 18 मई को वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के 73वें सत्र में चीन ने इसका ऐलान किया। यह घोषणा ऐसे समय पर की गई जब चीन लगातार लॉकडाउन पर बढ़ते वैश्विक दबाव का सामना कर रहा है। इसकी सारी प्रॉब्लम चीन की वजह से हुई, सबको पता है। ठीक है। आगे बात करें हम, किस राज्य सरकार ने ब्रेक चेन को लॉन्च किया है कार्टून अभियान? देखिए जो ब्रेक चेन कार्टून अभियान है, कहाँ का है? केरला का है। यहाँ बात करें हम तो यहाँ पे एक योजना, यानी कि टैगलाइन कह सकते हो इसका, जो ब्रेक चेन कार्टून है इसका टैगलाइन है SMS। एस का मतलब होता है सैनिटाइजेशन, सैनिटाइज करना, M का मतलब होता है मास्क लगाना, और S का मतलब होता है सोशल डिस्टेंसिंग। तो SMS थीम है जो कार्टून अभियान लॉन्च किया गया। ब्रेक चेन जो है कोविड-19 को ब्रेक करने के लिए, कोरोना वायरस को ब्रेक करने के लिए, सैनिटाइज करो हाथों को, मास्क पहनो, सोशल डिस्टेंसिंग। तो ये केरल सरकार की बात करें, केरल की स्वास्थ्य जो टीम है उसने जो है ये अभियान स्टार्ट किया है। SMS टीम, सैनिटाइजेशन, मास्क लगाना, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग। बात करें हम लोग केरल की, तो मैप में आप देख रहे हैं यहाँ पे ये केरल है आपका। ठीक है। केरल में जो केरल की इसमें बात करें कैपिटल तो तिरुवनंतपुरम है आपका। इस समय जो वहाँ के गवर्नर हैं वो आरिफ मोहम्मद खान जी हैं, और चीफ जो मिनिस्टर है वहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो पिनाराई विजयन जी हैं। ठीक है। कौन है वहाँ के मुख्यमंत्री? कहाँ के? केरल के। आगे बात करें केरल के बारे में, तो पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है फेमस। साइलेंट वैली मतलब शांति घाटी बोलते हैं, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है कहाँ पे? केरल में। रैपिड स्क्रीनिंग अंडर ट्री कलर इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया कहाँ पे? केरल में। इसका मतलब क्या होता है? तिरंगा पहल। ट्री कलर इनिशिएटिव मतलब होता है तिरंगा पहल। तिरंगा पहल का मतलब क्या होता है कि वहाँ पे जो टीम है मेडिकल टीम है, ठीक है, वो क्या करेगी? वो स्क्रीनिंग के लिए गाड़ी होगी, उस गाड़ी पे 3 कलर तिरंगा कलर होगा, और वो निकलेगी, वो सबकी स्क्रीनिंग करेगी। ठीक है। उसमें सारे डिवाइस लगे होंगे, स्क्रीनिंग डिवाइस लगी होगी, माइक्रोफोन लगा होगा, सब कुछ लगा होगा। तो स्क्रीनिंग करने के लिए केरल सरकार ने स्टार्ट किया रैपिड स्क्रीनिंग अंडर ट्री कलर इनिशिएटिव, मतलब तिरंगा पहल के अंतर्गत रैपिड स्क्रीनिंग स्टार्ट किया है केरल सरकार ने। यह आपका है कर्मी बोट रोबोट टू सर्व कोविड-19 पेशेंट्स। कोविड-19 पेशेंट्स को देखभाल करने के लिए एक रोबोट जो है लॉन्च किया गया। 19 रोबोट जो आपको बात करें कोविड-19 के लिए, नाम है कर्मी रोबोट। कर्मी बोट रोबोट नाम है। देखो कर्मी क्या है? रोबोट का नाम है। जैसे कोविड-19 पेशेंट होता है तो उससे भाई खतरा सबको होता है ना, चूंकि अगर आप छू लेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इसलिए रोबोट देखभाल करेगा। रोबोट से क्या होगा भाई? मशीन है तो उससे प्रॉब्लम होगी नहीं, तो इसलिए रोबोट देखभाल करेगा। कर्मी रोबोट कहाँ लॉन्च किया गया? केरल। फिर आगे बात करें आयुर रक्षा क्लिनिक जो है लॉन्च्ड फॉर कोविड-19 प्रिवेंशन प्रोग्राम, तो ये भी कहाँ का है? केरल का है। यानी कि आयुर रक्षा क्लिनिक प्रोग्राम है जो कोविड-19 को प्रिवेंट करने के रोकने के लिए जो है केरल ने लॉन्च किया है। तो कुछ स्कीम है। बात करें हम रैपिड स्क्रीनिंग अंडर ट्री कलर इनिशिएटिव, केरल की बात की जा रही है। कर्मी जो रोबोट है उसने जो है क्या कर रहा है कि वहाँ के पेशेंट्स हैं कोविड-19 के, उनको देखभाल कर रहा है, रोबोट बनाया गया। आयुर रक्षा क्लिनिक जो है प्रोग्राम लॉन्च किया गया कोविड-19 को प्रिवेंट करने के लिए केरल में। पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? केरल में। साइलेंट वैली कहाँ है? केरल में। कैपिटल तिरुवनंतपुरम एंड गवर्नर जो है आरिफ मोहम्मद खान, और चीफ मिनिस्टर जो है पिनाराई विजयन जी हैं। ठीक है। ये मैप में देख रहे हैं आप, केरल यहाँ पे एग्जैक्टली केरल यहाँ है, ये आप मैप में देख सकते हैं इंडियन मैप में। बात करें अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज्ड रिपोर्ट द नंबर ऑफ बेनिफिशरीज ऑफ आयुष्मान भारत हैज रीच्ड हाउ मेनी करोड़, यानी हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार आयुष्मान भारत के लाभार्थियों की संख्या कितने करोड़ तक पहुंच गई है। मैं आपको बता दूं, आयुष्मान भारत एक स्कीम है जिसको प्रधानमंत्री जी ने 2018 सितंबर 2018 में स्टार्ट करी थी। किस लिए? जो गरीब परिवार भारत में है उनका एक हेल्थ कार्ड बनेगा, और 5 लाख तक का पर साल वो क्या कर सकेंगे? इलाज करा सकेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। 5 लाख तक का उनको पैसा नहीं देना होगा, वो गवर्नमेंट
बियर करेगी। तो टारगेट कितना हो गया 1 करोड़, यानी कि बात करें तो फर्स्ट इसका जो ऑप्शन है 1 करोड़। आयुष्मान भारत लाभार्थियों की संख्या कितनी होगी 1 करोड़ लोगों ने क्या करा है, फैसिलिटीज को अवेल करा है आयुष्मान भारत योजना। इसका पुराना नाम था, अगर बात करें जो भारत योजना है, इसका पुराना नाम था प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। देखो जनधन मुझे याद आ गया स्कीम, प्रधानमंत्री यानी पीएम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, PMJAY बोलते हैं, ठीक है। और प्रधानमंत्री जनधन योजना अलग होता है, प्रधानमंत्री PMJDY होता है, और यहाँ पे है PMJAY, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है। इसी का पुराना नाम है, यानी इसी को रिप्लेस करके आयुष्मान भारत बनाया गया है। तो आयुष्मान भारत कब सितंबर 2018 में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो लॉन्च किया गया। जो भारत में गरीब परिवार हैं उनका हेल्थ कार्ड बनेगा और 5 लाख तक का क्या कर पाएंगे, वो इलाज करा सकते हैं। तो 1 करोड़ जो है बेनिफिशियरी हो गए हैं, 1 करोड़ लाभार्थी हो गए हैं लाभ उठाने वाले भारत, अभी तक रिपोर्ट आया, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, यहाँ पे लिखा हुआ है आयुष्मान भारत रीच 1 करोड़ बेनिफिशरीज माइलस्टोन्स हेयर, लुक एट हाउ स्कीम एज हेल्प द नीडी, यानी कि जो जरूरतमंद है उनका स्कीम जो है उनके लिए कैसे स्कीम काम करता है, स्कीम जो योजना है, ठीक है। तो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट फ्लैगशिप हेल्थ केयर स्कीम आयुष्मान भारत हैज़ अचीव्ड अ न्यू माइलस्टोन, वही मैंने बताया ना, हेल्थ केयर की बात यहाँ पे की जा रही है। ओवर 1 करोड़ पीपल हैव अवेल्ड द ट्रीटमेंट अंडर द प्रोग्राम ऑफ साइलेंस इट लॉन्च्ड इन सितंबर 18, मतलब इस स्कीम के अंतर्गत 1 करोड़ लोगों ने क्या किया है, लाभ उठाया है, ठीक है। ये आपका प्रधानमंत्री जो जन आरोग्य योजना है उसका नाम है आयुष्मान भारत योजना। आगे बात करें हम, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन, जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया। तो आंसर BR शर्मा जी हैं, BR शर्मा जी, आपके चित्र में देख पा रहे होंगे आप, BR शर्मा जी। जम्मू कश्मीर की बात करें तो ये आपका जम्मू कश्मीर का क्या है, यहाँ पे बात कर सकते हैं आप, ये जम्मू कश्मीर है आपका, ये आपका लद्दाख है, ठीक है। यूनियन टेरिटरीज हमारा जो UT है हमारा, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश। जम्मू एंड कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं बात करें तो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, आप इसको पेन डाउन कर लीजिएगा। ये मैप में आप जम्मू कश्मीर और ये आपका लद्दाख के कौन है, RK माथुर वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, नहीं पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट हुए, चूंकि पहला केंद्र शासित प्रदेश बना आपका, ठीक है, अलग हुआ। तो केंद्र शासित प्रदेश 2 बना है, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। तो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू और लद्दाख के जो कौन है लेफ्टिनेंट गवर्नर वो RK माथुर जी हैं, ठीक है, उसको पेन डाउन कर लीजिएगा। ये न्यू मैप है, देख सकते हैं द प्रपोज न्यू मैप ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। आगे बात करें हम तो कोविड-19 की वजह से RBI गवर्नर ने GDP ग्रोथ रेट नेगेटिव रहने की संभावना जताई है। भारतीय इतिहास में पहली बार हुआ है, देखिए ये बात करें तो भारतीय इतिहास में पहली बार हुआ है, ऐसा कभी नहीं हुआ था। एक कह सकते हो हिस्टोरिकल कह सकते हो चेंज है आपका इस पार्ट पे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1979 की यहाँ बात की जा रही है, 1989 में ऐसा हुआ था। यानी कि अगर बात की जाए यहाँ पे, इसको पेन डाउन अच्छे से कर लीजिएगा आप, भारत के इतिहास में 41 साल बाद नेगेटिव GDP ग्रोथ रेट रहने का संभावना जताया गया है। 41 साल बाद 1979 में ऐसा हुआ था, ठीक है। मतलब भारत गंभीर आर्थिक मंदी में है। वैसे नेगेटिव विकास दर होने का संभावना तो कई रेटिंग एजेंसी पहले से लगा रखी थी, लेकिन सरकार की ओर से पहली बार इसे स्वीकार किया गया है, सरकार ने इसे एक्सेप्ट किया है, ठीक है। GDP ग्रोथ रेट का मतलब निगेटिव में जाना। मतलब RBI गवर्नर डॉक्टर शक्तिकांत दास ने 22 मई को कहा कि फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में कोरोना वायरस की वजह से ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे कहते हैं GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GDP सकल घरेलू उत्पाद विकास दर निगेटिव रह सकता है। 1979 में ऐसा हुआ था, ईयर 1979 में 1979 में भारत की GDP ग्रोथ रेट 5.238% तक आ गया था, यानी इतना। उस वक्त ईरान की इस्लामिक क्रांति की वजह से 12 महीने तक ऑयल प्राइस दोगुने हो गए थे। यानी कि वहाँ पे ईरान में जो इस्लामिक कह सकते हो क्रांति हुई थी, बारिश ना होने के से एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्ट थे उन पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ा था, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट पर प्रभाव पड़ा था उस वक्त 1979 की बात करें। इससे 1 साल पहले 1978 में सरकार ने डीमोनेटाइजेशन किया था, 1000, 5000 और 10,000 के नोट को वापस ले लिया था। यानी कि 1978 में डीमोनेटाइजेशन हुआ था, विमुद्रीकरण हुआ था। और 1979 में 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई थी और उस दौरान बारिश नहीं हुआ था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा GDP निगेटिव गया था। उसके बाद 41 साल बाद अब जाने की उम्मीद है, GDP इतनी जो है निगेटिव जाने की उम्मीद है ग्रोथ रेट। किसने कहा है? गवर्नमेंट का ही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक PPE, यानी PPE का फुल फॉर्म होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। सामने लिखा हुआ है उत्पाद जो है सर्वाधिक ये PPE का उत्पादन करने वाले देशों में भारत कौन से स्थान पर है? तो आंसर भारत दूसरे स्थान पर, इसको पेन डाउन कर लीजिएगा। यानी कि इंडिया दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बन गया है PPE इक्विपमेंट्स का। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल यानी वस्त्र मंत्रालय ने इसका ऐलान किया है। जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल है उसने ऐसा बताया है, हमारे इंडिया की जो मिनिस्ट्री है, मंत्रालय है,
पीपीई उत्पादन में पहले नंबर पर चीन है, उसके बाद भारत है। पहले पे चाइना है पीपीई उत्पादन में, और उसके बाद कौन है? इंडिया, अपना प्यारा भारत है उसके बाद, ठीक है। तो ये पिन डाउन कर लीजिएगा, पहले पे है और अपना इंडिया दूसरे पे है, ठीक है। भारत ने यह स्थान 2 महीने में बनाया है, यानी 2 महीने लगे हैं भारत को स्थान बनाने में, ठीक है। पीपीई क्या है आप जान लीजिए, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स होता है, किसी का भी हो सकता है, रोड कंस्ट्रक्शन या बिल्डिंग या डॉक्टर जो भी पहनते हैं अपने आप को सेफ्टी सिक्योरिटी प्रोटेक्ट करने के लिए, जो भी किसी भी वायरस से, किसी भी फ्लू से, ठीक है। तो ये चीज़ जान लीजिएगा आप। आगे बात करें हम तो नेक्स्ट डे क्वेश्चंस आपके लिए है अगले दिन के लिए। मेजर जनरल कश्मीरी लाल रतन का निधन हो गया 16 मई 2020 को। वो किस जो है महावीर चक्र उनको मिला था किस युद्ध के लिए? तो इसका आंसर 1962 हो जाएगा, 65, 71, यानी भारत पाकिस्तान युद्ध, भारत चीन युद्ध या कारगिल युद्ध, किसके लिए जो उनको महावीर चक्र मिला था, जिनका नाम था मेजर जनरल कश्मीरी लाल रतन जी का, जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो ये आपको आंसर देना है। आगे बात करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, मैक्सिमम इस प्लेटफॉर्म पे आप कैंडिडेट को जोड़ दीजिए। बाकी मुलाकात करते रहेंगे आपसे हम एज यूजुअल इस सेशन में, ठीक है, इंपॉर्टेंट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।